नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का एक ऐसा बुलेटिन जिसमें आपको मिलती है खबर A to Z। खबरों के पीछे की असल खबर भी हम पहुंचाते हैं आप तक। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड, देखते हैं बड़ी खबरें क्या है। पहली खबर पाक अधिकृत कश्मीर से, जहां की असेंबली ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया कि भविष्य में भारत में रहने वाले हिंदू शारदा शक्तिपीठ की यात्रा से कर पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने पीओके असेंबली के इस प्रस्ताव को फिलहाल तो नकारा है। यह तस्वीर शारदा माता शक्तिपीठ की है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। माता शारदा हिंदुओं की आराध्य देवी हैं। माता शारदा शक्तिपीठ में जाकर माता के दर्शन करने की उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की असेंबली के रवैये में बड़ा बदलाव आया। पीओके असेंबली ने शारदा माता पीठ में तीर्थ के लिए भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पारित किया। पीओके असेंबली के प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। पाक सरकार का कहना है कि शारदा माता पीठ कॉरिडोर बनना संभव नहीं है, क्योंकि शारदा पीठ LOC पर है। आपको बता दें, शारदा पीठ देवी के 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ देवी सती का दायां हाथ गिरा था। इस मंदिर को ऋषि कश्यप के नाम पर कश्यपपुर के नाम से भी जाना जाता है। शारदा पीठ में देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। वैदिक काल में इसे शिक्षा के केंद्र के तौर पर भी पहचान मिली। तो पाक अधिकृत कश्मीर की असेंबली चाहती है कि एक प्रस्ताव जिसके द्वारा भारत के लोगों का माता के दर्शन करना आसान हो, ये पास हो। करतारपुर कॉरिडोर की तरह शारदा पीठ के निर्माण के लिए जो कॉरिडोर प्रस्ताव है उस पर कई सवाल उठ गए। सवाल इस प्रस्ताव की अहमियत से जुड़ा भी है और क्या इस प्रस्ताव के आने वाले वक्त में पास होने की उम्मीदें हैं और इसके क्या संदेश हैं, क्या मैसेज है, जरा इसको भी आज हम डिकोड करने वाले हैं। पहली बात यह कि भले ही पाकिस्तान सरकार पीओके को आज़ाद कश्मीर कहती रहे, लेकिन हकीकत तो यह है कि पीओके सरकार, वहां की जनता पूरी तरह से पाक सरकार के अधीन है। वहीं से सारे फैसले लिए जाते हैं। भले पीओके असेंबली ने शारदा पीठ कॉरिडोर का प्रस्ताव पारित कर लिया हो, लेकिन इसे पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार से पास करवाना बेहद जरूरी होगा, तब आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार भारत सरकार से बात करेगी, दोनों देशों की सरकारों के बीच एक समझौता होगा और फिर शारदा पीठ कॉरिडोर के मसले पर कोई बात आगे बढ़ सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा, दुनिया देख रही। बात आगे बढ़ पाएगी इसके आसार बड़े कम हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की बातचीत इस वक्त बंद है। दूसरा सवाल, पीओके असेंबली ने शारदा कॉरिडोर का प्रस्ताव पारित क्यों किया? दरअसल पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसकी स्थिति खासतौर पर आर्थिक तौर पर बेहद खराब है। पीओके विकास के नजरिए से पिछड़ा हुआ है। ऐसे में अगर शारदा कॉरिडोर बनता है तो पीओके को भारतीय पर्यटकों से काफी लाभ मिल सकता है, यानी इकोनॉमिकली इनको फायदा होगा, क्षेत्र का विकास होगा। और अंतिम बात यह कि इसके संकेत क्या निकलते हैं, तो पीओके की जनता पाक सरकार से खुश नहीं है। पीओके की जनता भारत में विलय की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन कर चुकी है और उसका कदम, उसका रेपरकेशन, इसका परिणाम भी पाक सरकार की तरफ से देख लिया है कि वहां कुछ और लोगों को जमीन खरीदने के लिए अधिकृत किया है। लेकिन इस पूरे मसले पर राजनीति एक तरफ और लोगों की भावना के अनुरूप वो कॉरिडोर अगर सामने आता है, पूरी तरह से मुकम्मल हो पाता है, तो वाकई ये पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर और भारत तीनों के लिए एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। अब आते हैं प्रदेश की सियासत पर। मुरैना के बीजेपी विधायक हैं सूबेदार सिंह। उनका एक वीडियो आज बड़ा चला, जमकर वायरल हुआ और एक विवाद भी चला। देखें जरा। मुरैना के जौरा विधायक सूबेदार सिंह रजौदा के बाद सांकरा गांव की महिलाएं शराब दुकान बंद कराने की गुहार लेकर पहुंची, लेकिन विधायक महोदय ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लीजिए आप भी सुनिए। क्या मदद कर सकता हूँ? बंद करवाओ हमसे, हमारे गाँव से। कैसे करें बताओ? कैसे करवाओ तुम? हम तो शराब के ठेकेदार ही हैं।
कांग्रेस ने वीडियो को लेकर आपत्ति उठाई, कहा कि बीजेपी की कथनी करनी में फर्क है। मैं तो सूबेदार को धन्यवाद देता हूं। सूबेदार सिंह ने सच बोला। कांग्रेस नेता ने उमा भारती पर भी तंज कसा। अरे तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो छतरपुर का है, चंदला का, वही बोल चुका है। शिवराज सिंह जी से पूछिए कि आपके विधायक क्यों बोल रहे हैं इस तरह का। और मध्य प्रदेश में सारे ठेके, सारी अवैध शराब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी जा रही है। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत शराबबंदी की बिल्कुल नहीं है। जोरा में मैंने मेरी नहीं, मैं उनको समझाने की दृष्टि से कहता ना मेरे पास कोई ठेका है, मैं उनको समझा रहा था मानो मेरा ही है, लेकिन अब लाइसेंस की दुकान को कैसे बंद किया जा सकता है, ये कहा मैंने। बहरहाल देखना होगा विधायक की वायरल वीडियो को लेकर जुबानी जंग कहां जाकर थमती है। तो आपने माननीय विधायक जी को सुन लिया। माननीय ये बात मानते हैं कि वो खुद ही तो शराब ठेकेदार हैं। ऐसे में किसी गांव में शराबबंदी करवा पाने में वो कैसे समर्थ होंगे, बड़ा स्वाभाविक है। माननीय विधायक के इस बयान के अर्थों को भी जरा आज डिकोड कर लें। बीजेपी विधायक का ये बयान कि वो खुद ही तो शराब ठेकेदार है, तो कैसे शराब की दुकान बंद कर लें, कैसे शराबबंदी कर सकते हैं, इस बात की तस्दीक करता है कि सरकार के शराबबंदी के दावे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अपनी जगह है और कड़वी है। दूसरी बात, विधायक महोदय के बयान से ये बात सिद्ध होती है कि वो ये मध्य प्रदेश में एमपी के शराब कारोबार में किस कदर रसूखदारों का, सत्ता पक्ष के नेताओं का, विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का हिस्सा है या वे स्वयं उसके मुख्तार हैं, ये बात भी दिखती है। अब जब विधायक महोदय का वीडियो सामने आ चुका है तो इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि क्या और किस तरह के कनेक्शन यहाँ पूरे नेक्सस के तौर पर दिखते हैं। एक और अहम बात ये, विधायक महोदय के पास ग्रामीण महिलाएं शराबबंदी की गुहार लेकर पहुंची थी। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं और उन्हीं की समस्या हल करने बैठे हैं। महिलाओं ने सुना होगा कि सरकार दरअसल शराबबंदी का पक्ष ले रही, वो चाहती है और लोगों को जागरूक कर रही, लेकिन विधायक महोदय के जवाब ने जाहिर तौर पर महिलाओं को निराश भी किया और आक्रोश भी दिया। वैसे कम से कम विधायक महोदय इतना तो कर ही सकते हैं कि महिलाओं को आश्वासन दे दें जो सालों से देते आए, कम से कम उनका नेताओं पर से पूरी तरह से भरोसा ना टूटे। खैर, ये कहने की बातें विधायक महोदय ने अभी किस अंदाज में कहा, भले वो कितनी भी सफाई दे दें, क्या वो अपने जनता को ये बात समझा पाएंगे कि वो किस तरीके से और किस अंदाज में, किन अर्थों में से कह रहे थे। कांग्रेस के एक और विधायक आज बड़े चर्चा में रहे हैं और उनका भी वीडियो शायद आपने देख लिया हो। ये नेता छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए। रामानुजगंज सहकारी बैंक में विधायक महोदय ने एक कर्मचारी हैं राकेश कुमार, उनको मारपीट कर दी, थप्पड़ जड़ दिए। इसका वीडियो सामने आ चुका है। पीड़ित कर्मचारी ने अंबिकापुर संभागीय दफ्तर में इस मामले की शिकायत कर दी है। राकेश कुमार ने स्थानांतरण के साथ अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई। यह बताया जा रहा है कि भुगतान नहीं किए जाने की वजह से विधायक बृहस्पति सिंह जी काफी नाराज थे। मारपीट के बाद संभाग भर के सहकारी कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर जाने का मन बना चुके हैं। कर्मचारी संगठन ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इसके बाद में एक सफाई भी विधायक महोदय की तरफ से आई है। ये बात सच्चाई है कि मैंने एक एक झापड़ दोनों को मारा है। ये बात सच्चाई, उसके लिए जो सजा हो मुझे मंजूर है। अब मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, उनका हक दिलाने का काम करूंगा। तो विधायक महोदय ने दबंगई से कैमरे पर इस बात को स्वीकार किया कि दरअसल ये सब कुछ किसान की पीड़ा से दुखी होकर, व्यथित होकर उन्होंने किया है और आगे भी वो ऐसा करते रहेंगे। हालांकि ये बात असहज कर सकती पार्टी को भी। आपने जो खबर देखी, तस्वीर देखी, ये दूसरे माननीय विधायक महोदय से जुड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। कांग्रेस के विधायक हैं। एक कर्मचारी को उन्होंने सरेआम पीटा है। अब जरा इन सब के पीछे दरअसल असल में क्या है, इसको भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत सरकार है सारे देश में। बैंक कर्मचारी से मारपीट करने वाले विधायक महोदय कांग्रेस के ही हैं और ऐसे में ये बात कोई बहुत कठिन नहीं है। विधायक महोदय को इस बात पर गुस्सा आया होगा कि जब सरकार अपनी है तो व्यक्ति खुद को जाहिर तौर के ऊपर काफ़ी मामलों में मुख्तार समझता है, ये अधिकार समझता है कि वो कुछ भी करा सकता है। उस कर्मचारी की गलती त्रुटि इस मामले में मानी जा सकती है इतनी कि उसने माननीय विधायक की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया होगा, पर माननीय विधायक के पास में क्या नियम कायदों को लेकर इतना सब्र नहीं था कि वो बैंक कर्मचारी की
बात सुनते, उसकी दिक्कत को समझते। हो सकता है कि शायद वो जवाब जो देता उसमें उसकी उतनी गलती नहीं होती। वैसे कांग्रेस गांधी जी की बात और उनके सिद्धांतों पर, उनके पदचिन्हों पर चलने को लेकर के लगातार बातें कहती आई है। कांग्रेस के विधायक खुलेआम अगर ये कहते हैं कि आगे भी वो ऐसा करने से हिचकेंगे नहीं, तो जाहिर है अपने विरोधियों को अपने ऊपर उंगली उठाने का, हमला बोलने का, घेरने का वो स्वयं खुलेआम मौका दे रहे हैं। वैसे उससे भी ज़रूरी यह है कि कर्मचारी वर्ग जो खुद भी प्रदेश की जनता ही है, उसका एक हिस्सा ही है, उसके बीच में से क्या मैसेज गया और अब जो विरोध होगा इसको कैसे डील करेगा स्थानीय प्रशासन भी और सरकार भी। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा रहा है। इस तरह के अटकलें दिन भर लगाई जाती रहीं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस दरअसल अंतरकलह से जूझ रही है और अंतिम वक्त में सब चाहते हैं कि उन्हें कुछ कुछ मिल जाए। कहां से ये बातें शुरू हुई, जरा देखें आप इस रिपोर्ट में। कांग्रेस बीजेपी के बीच हर दिन एक मसले को लेकर बहस देखने को मिलती है। हैरत की बात यह कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे के आंतरिक मसलों पर अपनी राय जरूर देते हैं। कुछ ऐसा इन दिनों देखने को मिल रहा है। मसला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और टीएस सिंहदेव से जुड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि मोहन मरकाम को बदला जा सकता है। उसका तो कभी नहीं है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आरएएस का ये उससे ज्यादा भारी है, तो हटे या ना हटे उससे क्या फर्क पड़ता। मामला संवेदनशील है। अक्सर पार्टियां ऐसे सवालों का बड़ा नपा तुला जवाब देती हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के सवाल पर लखमा ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया। लखमा ने कहा, जो पार्टी तय करेगी वही होगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे को बोलो कांग्रेस पार्टी डंडी बिछाओ, डंडी बांधो, दरी बिछाओ, नारा लगाओ, वो काम मेरा है। पार्टी क्या तय करती है उसके लिए मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। तो लखमा की इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? देखना यह कि क्या कांग्रेस चुनाव से ऐन पहले प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव करेगी। तो लगातार खबर एक और छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, ये भी आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस पार्टी से और छत्तीसगढ़ जुड़ी एक और बात आपने सुनी होगी। सीएम भूपेश और सिंहदेव के नाम पर विपक्ष ने आज काफी कुछ कहा। बीजेपी सिंहदेव के बहाने कांग्रेस पर दिन भर हमलावर रही है। दरअसल ये मसला क्या है, ये भी आप समझें। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है? क्या सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा? ये वो सवाल हैं जिन पर कुछ दिनों से बहस जारी है। मंगलवार को इन सवालों पर कांग्रेस बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी। बीजेपी को टीएस सिंहदेव के बहाने कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका मिला है। बीजेपी का कहना है, मंत्री टीएस सिंहदेव कह चुके हैं कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की अब भी इच्छा है। सबके सब इसमें लगे हैं कि चलते चलते ही कुछ हो जाए। श्री टीएस सिंहदेव ने अभी फिर कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, तो शायद चलते चलते किसी के भाग का सिक्का टूट जाए, तो सबके सब वहाँ इसी में लगे हैं कि चलते चलते कुछ हो जाए। बीजेपी के आरोप पर लखमा ने कहा कि सीएम भूपेश पिछले साल भी नंबर 1 थे, इस साल भी नंबर 1 है। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में अगला चुनाव भी होगा और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाला चुनाव भूपेश बघेल का नेतृत्व में चुनाव होगा और भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बनेगा और भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनेगा। वैसे कांग्रेस के नेता अपने बयानों से बीजेपी को हमला करने का मौका देते हैं, ये कहना गलत ना होगा। तो आपने एक के बाद एक 2 खबरें देख ली, दोनों छत्तीसगढ़, दोनों कांग्रेस से जुड़ी हुई, दोनों पर विपक्ष हमलावर। सवाल उठता है कि आखिर ये सवाल उठे क्यों? जरा इस बात को भी समझ लें, डिकोड कर लें। दरअसल कांग्रेस के नेता दिल्ली के दौरे पर गए हुए हैं। चुनाव से पहले दिल्ली दरबार में अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक या एक के पीछे एक जाते हैं तो कयास लगने बड़े स्वाभाविक हैं। कुछ तस्वीरें भी वहां से आई, उसको लेकर भी अटकलें बढ़ी। अक्सर होता ही है कि चुनाव के पहले सत्ताधारी सियासी दल, संगठन और सरकार में कुछ तब्दीलियां करते हैं ताकि चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम कर पाएं या नए चेहरों को मौका दे पाएं। सियासी दल नए चेहरों को सामने ला करके एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ एक मैसेज यूथ तक भी पहुंचाती हैं, वर्गों तक भी पहुंचाती हैं। पुराने चेहरों के प्रति लोगों में अगर कोई नाराजगी हो तो उसका खामियाजा पार्टी ना भुगते, सरकार बनने में रोड़ा ना बने, इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। चलिए पहले मरकाम की बात कर लें। कवासी लखमा ने मरकाम के मसले पर कहा कि जो पार्टी का फैसला होगा कबूल करना पड़ेगा।
इसका अर्थ साफ है, प्रदेश अध्यक्ष पद पर आने वाले समय में कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं और आने वाले समय में क्या ऐसा होगा ये कोई स्पष्ट तौर पर नहीं कहेगा। बात मुख्यमंत्री की करें तो लखमा ने स्पष्ट कह दिया कि बघेल का चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश और देश दोनों में बड़ा मजबूत है। वो आगे भी कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उन पर ऊपर का भी भरोसा है। अब देखना होगा कि इन अटकलों पर विराम कब तक लगती है या कोई घोषणा सामने आती है। बीजेपी नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के लिए दिल्ली गए और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होते होते ना हो पाई, ये भी चर्चाओं में रहा है। इसके भी हालांकि कांग्रेस ने अलग तरीके से मायने निकाले हैं। उन्होंने भी कहा है कि प्रदेश के नेताओं पर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा नहीं है। किसानों के मसले पर जो मुलाकात करने गए थे उसका गलत मैसेज जा सकता था लोगों में। ये अटकलें भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को लेकर के लगाई। अब कितना सच है ये कुछ घंटों में, दिनों में या हफ्तों में क्लियर होगा जब कुछ घोषणाएं होंगी। कमलनाथ के विधायकों की कोई कीमत नहीं वाले बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। इस पर एक रिपोर्ट देखें। चुनावी साल में कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है और कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। कमलनाथ के विधायकों की कोई कीमत नहीं जैसे बयान को लेकर बीजेपी ने तीखा वार किया। कहा कमलनाथ जी इमरजेंसी के दंगों से निकले हैं, अहंकार में डूबे हैं, इनकी नजर में विधायकों की कोई कीमत नहीं। मामले में अपना पक्ष रखते हुए कमलनाथ ने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये बात उन्होंने अलग अलग सवालों के जवाब में कही थी। इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहाँ से निकले हैं और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। तैयारी कर रहे हैं, बूथ लेवल पर, गांव लेवल पर हमारी तैयारी चल रही है। नरोत्तम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जो 40 साल से लगातार सांसद और विधायक हैं, केंद्र में मंत्री रहे, वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकते। यदि कोई एक्सीडेंटल है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 40 वर्ष से सांसद और विधायक है, कोई एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। अगर एक्सीडेंटल है तो भारतीय जनता पार्टी के में स्काई लैब की तरह ऊपर से गिरती है। अब देखना होगा कि चुनावी साल में कांग्रेस बीजेपी के बीच की जुबानी हमले किस स्तर तक पहुंचते हैं। तो बीजेपी ने यह कहकर वार किया कि कमलनाथ एक्सीडेंटल नेता हैं, एक त्रासदी से वो जन्मे हैं। इसी बहाने कमलनाथ के सियासी सफर को, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मजबूत और इंटरनेशनल स्तर का बताया, जरा आज हम भी इसको डिकोड करते हैं। कमलनाथ ने साल 1980 में 34 साल की उम्र में छिंदवाड़ा से पहली बार सांसद का चुनाव जीता। 9 बार लोकसभा के लिए वो चुने जा चुके हैं अब तक। 1991 से 1995 तक कमलनाथ नरसिम्हा राव सरकार में पर्यावरण के मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। इसके बाद कपड़ा मंत्री रहे। मनमोहन सरकार में वाणिज्य मंत्री चुने गए। इसके बाद उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का जिम्मा मिला। 2012 में कमलनाथ संसदीय कार्य मंत्री बने, जो कि बहुत अनुभव और काफी तजुर्बेकार व्यक्ति को ही दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कमलनाथ को राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद अपना तीसरा बेटा तक मानती थी। संजय गांधी से उनकी दोस्ती थी और इसके कारण कमलनाथ राजनीति में आए। वैसे वे व्यवसायिक क्षेत्र में काफी नामचीन हैं। 1993 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी। बताया जाता है कि तब अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह का नाम आगे कर दिया, वरना ये तभी हो जाता। कमलनाथ उस समय सीएम बनने से जरा सा पीछे रह गए थे। आपातकाल के बाद 1979 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान संजय गांधी को एक मामले में कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा था। तब इंदिरा संजय की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थी। ऐसा कहा जाता है कि तब कमलनाथ जानबूझकर एक जज से उलझ तक गए थे। जज ने उन्हें 7 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया। वहां वे संजय गांधी के साथ ही रहे। बहरहाल कमलनाथ एक उद्योगपति हैं और एक काफी स्टैब्लिश्ड नेता हैं। उनके पास 23 कंपनियां हैं जो उनके परिवार और खासतौर पर उनके पुत्र संभालते हैं। अब ऐसे मजबूत व्यक्ति के ऊपर अगर पार्टी को भरोसा है, अगर गांधी परिवार को उन पर विश्वास है, तो इतना समझने के लिए काफ़ी है जो हमने आज आपको डिकोड करके बताया है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि आखिर क्यों पार्टी और परिवार को उन पर इतना विश्वास है। अब हमसे आपसे जुड़ी हुई सोशल साइट से जुड़ी खबर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की, जिसके लिहाज से मंगलवार का दिन काफ़ी अहम रहा। उसकी नीली चिड़िया उड़ गई, या यूं कहें मस्क ने उड़ा दी। देखें। इन लोगों को देखिए। आप सोच रहे होंगे आखिर हम एक डॉग की पिक वाला फोटो आपको क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये नया लोगो है
उससे तो आप भली भांति परिचित हैं। हम बात ट्विटर की कर रहे हैं, जिसके मालिक एलन मस्क ने डॉगी की पिक वाला नया लोगो जारी कर ट्विटर की दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब तक ट्विटर की पहचान एक नीली चिड़िया हुआ करती थी। हालांकि ये बदलाव अभी केवल वेब वर्जन पर दिख रहा है, मोबाइल ऐप तक नहीं पहुंचा। बहरहाल ट्विटर का लोगो बदलते ही यूजर्स हैरान रह गए और एक दूसरे से इस बदलाव को लेकर सवाल पूछने लगे। एक यूजर ने पूछा, क्या सभी को लोगो पर डॉग दिख रहा है? देखते देखते ट्विटर पर #डॉग ट्रेंड करने लगा। यूजर्स को लगा था कि ट्विटर को किसी ने हैक कर लिया। कुछ देर बाद एलन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसपे ये बात साफ हो गई कि दरअसल ट्विटर ने ऑफिशियली अपना लोगो बदल दिया है। और चलिए, चूंकि ट्विटर सारी दुनिया में एक बहुत बड़े वर्ग के बीच कम्युनिकेशन का और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का आज एक माध्यम बन चुका है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन हम सबको देखे अनदेखे प्रभावित करता है। इसीलिए आज की इसकी चर्चा रही। आने वाले कुछ और समय तक ये डॉग की पिक कहां से ली गई, क्यों ली गई, इन सारी चीजों को गूगल किया जाएगा, खोजा जाएगा। इस पर भी विस्तार से हम आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। फिलहाल आज की न्यूज डिकोड में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।